Hi everyone, my name is Bilal Khan and today we are gonna learn about one of the examples of lease IFRS 16. In our last video हमने डिस्कस किया था कि what is basically exception within IFRS 16 और short life और low value assets क्या होते हैं और हमने एक दो की पॉइंट्स भी देखे थे, एग्जाम फोकस पॉइंट। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अगेन इस वीडियो के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं। मिड ईयर एंट्री इनटू अ लीज मतलब साल के दरमियान लीज के अंदर एंटर होना। क्योंकि अभी तक जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं, अपनी लास्ट वीडियोस को भी देखें, जितनी भी लास्ट वीडियो को देखें या उससे पहले वाली जितनी भी वीडियोस देखें या एग्जांपल्स देखें, तो उसके अंदर हमने जितनी भी एग्जांपल की हैं वो हम साल के शुरू में आ रहे हैं, मतलब फुल ईयर, हम अकाउंटिंग ईयर जो होता है हमारा, तो हमें उसमें हम फुल आ रहे थे। लेकिन अब जो है अगर हम मिड ईयर इन द लीज या 3 महीने बाद आते हैं, 4 महीने बाद आते हैं या 6 महीने बाद आते हैं, तो हमें प्रोरेट करने पड़ते हैं कैश फ्लोज। और ये बहुत समटाइम्स बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है एग्जाम्स प्रेशर के अंदर, एग्जाम प्रेशर के अंदर, स्पेशली बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि किस तरीके से कैश फ्लो को इस साल कितना लेना है, अगले साल कितना इंक्लूड करना है। तो वही चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो मिड ईयर इनटू द लीज में, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि इफ़ अ कंपनी एंटर्स इनटू अ लीज पार्ट वे थ्रू द ईयर, यानी कि साल के दरमियान, साल 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अकाउंटिंग ईयर के दरमियान आप एंट्री ले रहे हैं लीज के अंदर, तो आपको ऑब्वियसली प्रोरेट करना पड़ेगा। द डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट विल नीड टू बी टाइम अपोर्शन, ऑब्वियसली प्रोरेट करना पड़ेगा। टाइम अपोर्शन का मतलब यही है। The liability table is likely to need extra columns to split the table between प्री एंड पोस्ट पेमेंट। ठीक है, तो हर साल का प्री एंड पोस्ट पेमेंट बन जाएगा, क्योंकि कुछ पोर्शन पेमेंट का इस साल हो रहा होगा, लाइबिलिटी भी कुछ इस साल हो रही होगी, कुछ अगले साल होगी। और इसी तरीके से कुछ जो है डेप्रिसिएशन या इंटरेस्ट आप कह लें, वो भी अपॉर्शन हो रहा होगा, टाइम अपॉर्शन। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एग्जाम्पल कर लें। तो हम एग्जाम्पल पे जा रहे हैं और एग्जाम्पल का नाम है शाहीन लिमिटेड। शाहीन लिमिटेड हमसे क्या पूछ रहा है? प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स अगेन, जैसे इनको मोस्ट कॉमन आंसर क्वेश्चन ही यही है कि एक्सट्रैक्ट आपने बनाने हैं और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द लीज्ड एसेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 में इसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो आए एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। शाहीन लिमिटेड एंटर्ड into an agreement to lease an item of plant on 1st अक्टूबर 2008। 1 अक्टूबर को एंटर हो रहा है और ईयर एंडिंग का क्या है? 31 मार्च 2009, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने पहले ये अपने अकाउंटिंग ईयर के ये लीज में एंटर हो रहा है। द लीज रिक्वायर्ड फॉर एनुअल पेमेंट ऑफ $200,000 ईच, कॉमेंसिंग ऑन 1 अक्टूबर 2008। ऑब्वियसली जब लीज में एंटर होगा तभी से स्टार्ट होगा। द प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years एंड इज टू बी स्क्रैप्ड एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। सही है। द प्रेजेंट वैल्यू The present value of the lease payment is $700,000 है। प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी हमें निकाल के दी थी, तो यानी कि हमें लीज टेबल बनाना पड़ेगा डायरेक्टली। द इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट विद इन द लीज इज 10%। सही है जी, बोरोइंग रेट नहीं है यहाँ पे, रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली जो है बोरोइंग रेट यूज होता है, वरना अगर ये मौजूद हो तो ये इजीली हमें अगर अवेलेबल हो तो हम इसको ही यूज करते हैं। तो आए सोल्यूशन पे चल लेते हैं। अगेन हमेशा की तरह मैंने सोल्यूशन पहले से कैलकुलेट कर लिया है। तो हमने दो एक्सट्रैक्ट बनाने होंगे, एक पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बनाना है, एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। तो पीएनएल में हमारे पास एक तो डेप्रिसिएशन आएगी और फाइनेंस कॉस्ट आएगी। फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास से कहाँ से आएगी? लीज टेबल से आएगा। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट होगी? जो भी राइट ऑफ यूज एसेट है उसको डिवाइड कर देंगे हम लाइफ से। लाइफ कितनी है? 4 years। आए देख लेते हैं, इसी तरीके से कर रहे हैं वर्किंग वन में। बिल्कुल हमने ऐसे ही किया हुआ है। वर्किंग वुमेन डेप्रिसिएशन को हमने 4 years था एक्सपेंस, उसको हमने डिवाइड कर दिया। 6/12 ज़रूर होगा। 6/12 इसलिए होगा क्योंकि 6 महीने पहले हम लीज में एंटर हुए हैं, तो लीज एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 महीने की रिकॉर्ड होगी। सही है जी। इसी तरीके से अगर हम नॉन करंट एसेट में यहाँ पे देख लें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में राइट ऑफ यूज एसेट हमने ये किया हुआ है, 7 लाख में से जो डेप्रिसिएशन है 87,500 की वो माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग हमारा जो राइट ऑफ यूज एसेट बचेगा वो 61
to 500 का बचेगा। सही है। अब हमें क्या करना है कि वर्किंग 2 के अंदर लीज टेबल बनाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ट्रिकी है। इसको बड़े गौर से देखिएगा कि किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि टाइम अपॉर्चुनिट है, आधा साल इस तरफ है, आधा साल जो है लीज का वो अकाउंटिंग ईयर के अंदर दूसरे ईयर के अंदर गिर रहा है। तो हमने इसको स्प्लिट करना होगा किस तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे 2009 है, ये 1 अक्टूबर, फर्स्ट ईयर एंड क्या है 2009, और स्टार्ट कब हो रहा है ईयर एंड 2009, यानी कि 2009 स्टार्ट कब हो रहा होगा, ये स्टार्ट हो रहा होगा आपका मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 में ईयर एंड है। ठीक है जी। और लीज कब स्टार्ट हो रही है 1 अक्टूबर 2008, यानी 6 महीने पहले इस ईयर एंड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2009 के इनिशियल फेज के अंदर तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई बैलेंस नहीं होगा, लेकिन 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2009 तक हमारे पास कैश फ्लोज होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इनिशियल बैलेंस हमारा कितना था 7 लाख, क्योंकि लीज टाइप लाइबिलिटी का जो हमारा बैलेंस होता है राइट ऑफ यूज एसेट का सेम होता है, क्योंकि हम जो इनिशियल एंट्री यही बनाते हैं ना, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। तो राइट ऑफ यूज एसेट तो हमारा हमने वहाँ ऊपर उसको कंसिडर कर लिया है ऑलरेडी। तो लीज लाइबिलिटी को जो हम यहाँ पे लीज लाइबिलिटी टेबल में कंसिडर कर रहे हैं 7 लाख, और पेड हमने किया 200,000, और बैलेंस एट कितना हुआ हमारा, बिल्कुल इतना बन रहा है। और इसने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है 6 महीने का। ठीक है। अच्छा, आपने एक बात यहाँ पे नोट नहीं की, यहाँ पर जो मैंने पेमेंट की है वो पहले ही माइनस कर दिया 200,000। वो क्यों, उसकी रीजन ये थी, ये एडवांस का सिनारियो है। कैसे, ये देखें, द लीज पे रिक्वायर्ड फॉर एनुअल पेमेंट ऑफ $200,000 ईच कमेंसिंग ऑन 1 अक्टूबर 2008। इसका मतलब ये है कि इसने शुरू में पेमेंट कर दी है साल के। ये एडवांस का केस है, तो एडवांस का केस जब भी होगा आपने क्या करना है कि इनिशियल बैलेंस में से पहले माइनस करेंगे, फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा। और इसी तरीके से मैंने किया है, क्या किया हुआ है देखें, मैंने 2 लाख माइनस कर दिए, फिर जो रिमेनिंग था उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है, फिर कैरीड फॉरवर्ड आ गया। अच्छा, ये हम एक ही साल की कैश फ्लोज बना रहे हैं तो इसको ही कंसिडर करेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि 2010 के कैश फ्लो कहाँ गए, बाकी रिमेनिंग। ठीक है। तो हमने क्या किया है, 25,000 का इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया, तो कैरीड फॉरवर्ड कितना बना हमारा 5,25,000, ये अगले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड बन जाएगा। रिमेनिंग 25,000 ये 2010 में जा रहा है, देखें सही है। 2010 के जो रिमेनिंग पार्ट होगा, यानी कि आप लगा लें 1 अप्रैल से अक्टूबर से पहले कौन सा था 30 सितंबर तक, वो ये कैश फ्लोज है बेसिकली 30 सितंबर तक। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन किया, हमने देखा 25,000 इधर आ गए, फिर 200 इस साल भी पे हो गए, तो रिमेनिंग बचे 350,000 ऑन 1 अक्टूबर 2010। किस तरीके से 350,000 हो गए, ये आप इन दोनों का अगर नेट करेंगे, बिल्कुल ये देखें आप इन दोनों का नेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि 350,000 ही बन रहा है। ठीक है, 1 अक्टूबर पे। तो इस तरीके से हमारा लीज लायबिलिटी टेबल बनेगा। इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नोट दैट देयर इज नो इंटरेस्ट चार्ज इन द फर्स्ट ईयर and that the interest charge in the first half of the second year reflects the interest on the balance on 1 October. Once calculate the split of non-current asset will work as normal. बाकी सब कुछ नॉर्मल होगा। उसी तरीके से हमने कैलकुलेशन करनी है करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी की। तो आए देख लें, राइट ऑफ यूज एसेट में देख लिया था, नॉन करंट लायबिलिटी हमारी 350,000 है, क्योंकि ये 1 साल के ज़्यादा पीरियड में पे हो रही होगी। और करंट लायबिलिटी हमारी ऐसे निकली 5 to 5,000 में से हमने 350,000, यानी कि ये जो था ये माइनस कर दिया, तो हमारे पास करंट लायबिलिटी भी आ जाएगी जो 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ हो रही है। सो दिस वाज आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। एडवांस का केस भी था और साथ के अंदर इसके अंदर इसने प्रोरेट भी कराया, मिड ईयर लीज का सिनारियो था। आई थिंक अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो को रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जा रहे हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सेल एंड लीज बैक, विच इज़ वेरी वेरी ट्रिकी एग्जाम क्वेश्चन। जब भी आता है वो एग्जाम के अंदर काफ़ी ट्रबल करता है। सो यू हैव टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एज वेल एंड दिस वन एज वेल। तो इसको देखने के बाद ही वो देखिएगा, क्योंकि अगर लीज समझ में नहीं आता तो सेल बैक लीज बैक आप कैसे करेंगे, उसको सेल एंड लीज बैक कैसे करेंगे अगर आपको लीज समझ में नहीं आता। तो ये सारी लीज की आपने वीडियो देखनी है। फिर नेक्स्ट वीडियो पे जो आने वाली है बहुत ही जल्द, आपने उस पर जाना है
I will be back with a new video very soon. Till then, goodbye. Allah Hafiz.